आज के डीप डाइव में स्वागत है। हमारे पास आज द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और पीआईबी से कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। हम कई विषयों पर नजर डालेंगे, नासा इसरो की निसार सैटेलाइट से लेकर केरला के एक खास नेशनल पार्क तक, और फिर एक अहम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और भारत सिंगापुर नौसैनिक अभ्यास पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं निसार सैटेलाइट से। ये सुनने में तो एक और सैटेलाइट मिशन लगता है, पर इसमें कुछ अलग है। हाँ बिल्कुल, ये असल में पृथ्वी अवलोकन मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन में एक बहुत बड़ी छलांग है। नासा और इसरो का ये जॉइंट वेंचर है और ये वाकई में काफी अनोखा है। हाँ, मैंने पढ़ा कि इसमें वो डुअल फ्रीक्वेंसी रेडार है, एल बैंड और एस बैंड, दोनों एक ही सैटेलाइट पर। ये पहले नहीं हुआ है ना? सही कहा, पहले नहीं हुआ। और इसका मतलब ये है कि हमें पृथ्वी को उसकी सतह को समझने की एक अभूतपूर्व क्षमता मिल रही है। देखिए, नासा का जो एल बैंड है वो पेड़ों के नीचे, बर्फ के अंदर, यहाँ तक कि मिट्टी में थोड़ी गहराई तक देख सकता है। अच्छा। हाँ, तो सोचिए इससे जंगलों में कितना कार्बन जमा है या जमीन कहाँ धंस रही है, इसका एकदम सटीक अंदाजा लगेगा। और वहीं जो इसरो का एस बैंड है वो सतह पे ज्यादा फोकस करेगा। हाँ। जैसे फसलें कैसी हैं, कहीं बाढ़ तो नहीं आई। ओ, तो मतलब एक तरह से 3D व्यू जैसा मिलेगा। हाँ, एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तस्वीर बनेगी पृथ्वी की। और इसे भारत के GSLV Mk2 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, श्रीहरिकोटा से। ये भी तो एक माइलस्टोन है ना? मतलब GSLV अब सिर्फ जियो स्टेशनरी नहीं। बिल्कुल, ये पहली बार है कि इसरो GSLV का इस्तेमाल किसी सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में डालने के लिए कर रहा है। ये रॉकेट की बढ़ती क्षमता दिखाता है। और ये मिशन 5 साल का है। हाँ, पूरे 5 साल। और इन 5 सालों में इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी की सतह के बदलावों का हाई रेजोल्यूशन डेटा देना। आप सोचिए कितना डेटा होगा हर 12 दिन में। जी, और फिर भूकंप, भूस्खलन जैसी जो आपदाएं हैं उन पर नजर रखना, खेती के पैटर्न कैसे बदल रहे हैं, ग्लेशियर कैसे पिघल रहे हैं, मतलब क्रायोस्फीयर की स्टडी, ये सब शामिल है। तो भारत के लिए इस तकनीकी बढ़त के अलावा इसके और क्या मायने हैं, मतलब स्ट्रेटेजिकली? देखिए, ये भारत अमेरिका स्पेस कोऑपरेशन में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ये भारत को एक ग्लोबल साइंस पार्टनर, एक विश्व बंधु के तौर पे दिखाता है। और जाहिर है, आपदा प्रबंधन, कृषि, क्लाइमेट मॉनिटरिंग, इन सब में तो मदद मिलेगी ही। साथ ही भारत का आर्टेमिस अकॉर्ड्स में शामिल होना और नासा के साथ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट पर सहयोग करना, ये सब दिखाता है कि साझेदारी कितनी गहरी हो रही है। चलिए अब स्पेस से उतरकर जमीन पर आते हैं। केरल चलते हैं, अनामुडी शोला नेशनल पार्क की ओर। ये हाल में खबरों में था। हाँ, ये इडुक्की जिले में है। असल में एक सड़क परियोजना थी जो रुक गई, उस वजह से ये चर्चा में आया। पर यह जगह उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये दक्षिणी पश्चिमी घाट का एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट नेशनल पार्क घोषित किया गया था और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा है, अनामलाई सब क्लस्टर के तहत। अच्छा, और यहाँ तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी भी है ना? 2695 मीटर्स। जी हाँ, वहीं पास में। और यहाँ के जो शोला जंगल हैं वो अपने आप में बहुत खास हैं। शोला जंगल वो कैसे होते हैं? ये ऊंचाई वाले जंगल होते हैं जहाँ बोने पेड़ होते हैं, घने, और उनपे काई, मॉस और लताएं, क्लाइंबर्स खूब लिपटी रहती हैं। एक अलग ही इकोसिस्टम है। सुनने में ही खूबसूरत लग रहा है। और वन्य जीव? यहाँ तेंदुआ, नीलगिरी ताहर जो एक तरह की पहाड़ी बकरी है, और लाइन टेल्ड मैकाक मतलब शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, वो भी मिलता है। काफी दुर्लभ है वो। और ये पंबार और चिनार नदियों के लिए कैचमेंट एरिया भी है, मतलब इन नदियों को पानी यहीं से मिलता है। ठीक है, अब पर्यावरण से आगे बढ़ते हैं एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरफ। जम्मू कश्मीर में NHPC ने सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। हाँ, 1856 मेगावाट की परियोजना है ये, चिनाब नदी पर, रन ऑफ द रिवर टाइप की। ये प्रोजेक्ट तो काफी पुराना है शायद। हाँ, 40 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसे राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुछ स्रोत कह रहे हैं कि इस पर दोबारा काम शुरू करने का ये जो कदम है वो शायद इंडस वाटर ट्रीटी मतलब सिंधु जल संधि के निलंबन की संभावनाओं से जुड़ा हो सकता है। ओह, इंडस वाटर ट्रीटीज 1960 वाली संधि भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें नदियां बांटी थी। जी, पूर्वी नदियां ब्यास, रावी, सतलुज भारत को मिली और पश्चिमी नदियां चिनाब, सिंधु, झेलम पाकिस्तान को। हालांकि भारत को पश्चिमी नदियों पर भी कुछ सीमित अधिकार हैं। तो इस प्रोजेक्ट का IWT से क्या कनेक्शन बताया जा रहा है? देखिए, स्रोत ये इशारा कर रहे हैं कि शायद ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि अगर संधि निलंबित होती है तो भारत पश्चिमी नदियों के पानी का, खासकर चिनाब का,
संधि की सीमाओं में रहते हुए ही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल सुनिश्चित कर सके। अच्छा, तो ये सिर्फ बिजली बनाने का मामला नहीं बल्कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। हाँ, ऐसा लग रहा है ये एक रणनीतिक पहलू हो सकता है। और अंत में चलते हैं रक्षा सहयोग की ओर। सिंगापुर में भारतीय नौसेना का जहाज सतपुड़ा सिम्बेक्स अभ्यास के लिए वहां पहुंचा है। हाँ, सिम्बेक्स, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। ये भारत का किसी भी देश के साथ सबसे लंबा चलने वाला, बिना रुके होने वाला नौसैनिक अभ्यास है। 1994 से लगातार हो रहा है। 1994 से काफी लंबा समय है। इसमें होता क्या है? इसमें सिर्फ जहाजों की ड्रिल नहीं होती, प्रोफेशनल बातचीत होती है, ऑपरेशनल प्लानिंग पर चर्चा होती है, और फिर समंदर में एडवांस्ड अभ्यास होते हैं, जैसे एंटी एयर वॉरफेयर, हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस, ये सब। तो इसका महत्व क्या है? इतने सालों से ये लगातार क्यों चल रहा है? ये भारत और सिंगापुर के बीच जो मजबूत रक्षा साझेदारी है उसे दिखाता है। उनके द्विपक्षीय संबंध भी 60 साल पुराने हो गए हैं, और ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर दोनों देशों की जो साझा प्रतिबद्धता है उसे भी रेखांकित करता है। और भारत की अपनी पॉलिसीज से भी जुड़ता होगा ये? बिल्कुल। ये भारत के विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के भी अनुरूप है। तो आज हमने कई अलग अलग मोर्चों पर भारत की सक्रियता देखी। स्पेस में निसार, पर्यावरण में अनामुडी शोला, इंफ्रास्ट्रक्चर में सावलकोट और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सिम्बेक्स। हाँ, काफी फैला हुआ कैनवस है। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि ये जो अलग अलग क्षेत्रों में प्रगति हो रही है, टेक्नोलॉजी में, पर्यावरण संरक्षण में, जियोपॉलिटिक्स में, ये एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं? जैसे निसार से मिला डेटा क्या सावलकोट जैसे प्रोजेक्ट या अनामुडी शोला के संरक्षण में मदद करेगा, या सिम्बेक्स जैसा अभ्यास क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे प्रभावित करेगा? सही कहा। ये सब आपस में कैसे जुड़ते हैं और भविष्य में भारत की वैश्विक भूमिका को कैसे आकार देंगे, इस पर सोचने के लिए काफी कुछ है।